दूसरी पेंशन जो अभी बात करते हैं हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और समाज विधवा पेंशन। विधवा आज भी अगर हम समाज में देखें उसको बोलते हैं जो का हस्बैंड मर जाता है, तो समझते छोटे बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि 2 3 4 5 बच्चे होते हैं और उनको छोड़ कर चला जाता है, तो उनको अपने जीवन यापन करने में बड़ी समस्या को सामना करना पड़ता है। और परिवार जो सदस्य होते हैं वो उनकी बात नहीं करते हैं और दिनचर्या के जो खर्चे होते हैं उनको भी मतलब समस्या को सामना, वो लोग बाहर जाएंगे आर्थिक रूप सामाजिक तौर पे, समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली होती है, डर रहता है उसका भी, बच्चों का पालन करने में, पढ़ाने में वो समाज के साथ साथ नहीं चल सकती। तो उनको बराबर आने के लिए सरकार ने कहा कि हम ऐसी विधवा महिला को पेंशन देंगे अगर उसके ऊपर से सहारा उठ गया है। दूसरी चीज हमारे साथ है विकलांग पेंशन, जिसको हम कहते हैं शारीरिक रूप से अगर कोई सदस्य ऐसा है जो शारीरिक रूप से विकलांग है, अब शारीरिक रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक, आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, पांव से, किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने में उसको अगर असमर्थ है, वो हाथ काट के काम नहीं कर सकता मेरे बराबर का, वो अंधा है नहीं देख सकता, वो लंगड़ा नहीं कर सकता, वो गूंगा नहीं बोल सकता, वो अगर एक आम जो आदमी जो तरीके करे मैं फिट हूँ लेकिन वो मेरे मुकाबले में कहीं कमजोर, तो सरकार उसकी मदद कर रही है, उसको भी सरकार पेंशन देती है। दूसरा है बेसहारा निराश्रित पेंशन, जिसके बच्चों के बाप का साया सर से उड़ जाता है, विधवा के 2 बच्चों को सरकार पेंशन देती है कि हम ऐसे 2 बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है, जब तक वो बच्चे 18 साल के हों तब तक हम ऐसे परिवार में 2 बच्चों को भी पेंशन देंगे, ताकि वो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी चलता रहे और माँ के ऊपर बोझ भी ना बने, 18 साल में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तीसरा हमारे साथ में कहा कि किन्नर, जिनको हम कीड़ा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कोई चीज समाज में पैदा हो जाता है तो उनको भी सम्मान देने के लिए कोई वो आपको ये ना सोचे कि मैं ऐसा पैदा क्यों हूँ, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है, उसको देखने के लिए भी सरकार ने उनकी पेंशन का प्रावधान किया। तो जैसे जशुद्दीन भाई बता रहे थे और भी साथी बता रहे थे कि हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम थाना की तरफ दौड़ते हैं कि हमें एकमात्र उपाय दिखता है कि पुलिस और बस वहाँ समाधान हो जाएगा, जबकि बच्चों के लिए सरकार ने अलग से स्टेक होल्डर्स बिठा रखे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कि जैसे हम 112 पे कॉल करते हैं तो ऑन द स्पॉट हमें कॉल करनी चाहिए 1098 पे। 1098 पे कॉल करके हम जानकारी देंगे तो वो जानकारी पंचकुला पहुंचेगी, पंचकुला से हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी हमारी। पहले तो चेतनाल्य करके एक संस्था थी जिसके पास एक प्रोजेक्ट था बच्चों का, लेकिन उससे हटा के गवर्नमेंट ने खुद ही उसे चला रही है, जिसके अधिकारी है हमारे अभी फिलहाल DCPO, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके पास जाएगा। उसके बाद में बच्चों के लिए फिर अगर हम स्टेट लेवल बात करें तो SCPCR आ जाएगा हमारा, उसके बाद नेशनल लेवल की बात करें तो NCPCR आ जाएगा। ये बच्चों के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जहाँ पे हमें शिकायत करनी चाहिए। मैंने देखा है पिछले दिनों एक लड़की थी जिसकी उम्र 14-15 साल थी, उसके साथ में रेप हुआ और 3 महीने से वो थाना के चक्कर काट रहे हैं। जब लिखना शुरू किया हम लोगों ने, आप मेल भी डाल सकते हैं उनको, आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको विदिन 2 डेज में आपको ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। NCPCR, SCPCR, CWC, DCPO, ये बच्चों के स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे हैं। ये जानकारी है, अगर हम सबके पास ये जानकारी होगी। इसके अलावा आपने देखोगे स्टैंड पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनका नहीं पता उनका माँ कौन है, बाप कौन है, जबकि उनका सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं उन बच्चों की मदद करें, वो शिक्षा से महरूम ना रहें, तो 1098 पे कॉल करें, उसकी जानकारी दें। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, आपने की या फिर किसी और ने कॉल की है, आपकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। आप इस तरह से किसी बच्चे की जिंदगी संवारने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि हमारी भी एक सोच है कि हमारी यहाँ की आवाम जागरूक हो, अपने अधिकार जाने,
कि हमारे अधिकार क्या हैं। आज हमारा इतना बुरा हाल है कि हमारे होमगार्ड भी चालान कर देता है, हमें बिना नोटिस के उठा लिया जाता है, क्योंकि हमें कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। तो इसी वजह से हम पे जुल्म हो रहा है। तब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ नहीं होना, क्योंकि हमें अधिकारों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि संविधान सबके लिए है, देश में बराबर है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। पर हम कुछ अपने इस संविधान के बारे में भी नहीं जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आज हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि आज जुल्म हमारी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कुछ, हम और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज इतना बुरा हाल है कि अगर हमें कोई रास्ते में हमारी बाइक को रोक लेता है, अगर वो होमगार्ड हो और वो कहे कि भाई आपका चालान मैं इस पेंशन के बारे में थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। इसमें परिवार पहचान पत्र इसमें लिखा हुआ है। अब से कुछ दिन पहले कंडीशन थी कि परिवार पहचान पत्र में जिसकी इनकम सालाना 2 लाख, उसी को वो पेंशन मिलेगी। अब 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी हरियाणा सरकार ने। बहुत से परिवारों की जो है कि इनकम गलत बढ़ाई हुई है, जबकि उसके परिवार में 1 लाख भी सालाना इनकम नहीं हो रही है, लेकिन गलती से 3 लाख 4 लाख बहुत ज़्यादा चढ़ा रखी। तो अपनी वो फैमिली आईडी में इनकम सही करा ले, तभी वो पेंशन ले सकता है। आज जो हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों पर, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि इसके बगैर आदमी का गुजारा, इंसान का गुजारा अब नामुमकिन है। अगर हमारे पास अपने अधिकारों के प्रति जानकारी होगी और अधिकारों के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटियां हैं। ये नहीं कि हमें सरकार ने कुछ अधिकार दे रखे हैं, उन्हीं का फायदा उठाएंगे और हमारी जो कर्तव्य हैं हम उनको पीछे रख देंगे, ऐसा नहीं है। अधिकारों के साथ साथ हमारे जो कर्तव्य जो बताए हैं उनका भी हमें सख्ती से पालन करना है। तभी जाकर हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो सही मायने में हम खुद भी जी पाएंगे, अपने समाज को भी सही मायने में आगे ले जा पाएंगे और अपने गांव को, अपने इलाके को आगे ले जा पाएंगे। खाना है, मैं अटेंड गाँव से हूँ। डॉक्टर साहब ने जो ये ह्यूमन राइट डिफेंडर्स जो आप बैठे हो, ये चीज़ें जो अगर हमारे पास संविधान की जानकारी होगी या हमारे पास अधिकारों की जानकारी होगी तो मुझे लगता है कि हम अपने अधिकारों के लिए बेहतर लड़ सकते हैं। और उसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा पे डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं भी काम कर रही है, बहुत सी और भी लोग काम कर रहे हैं। तो और मेरी बात के अंदर मुझे लग रहा है कि बदलाव होने वाला है और बदलाव हो रहा है। और किसी भी चीज़ के लिए टाइम चाहिए और कुछ चीज़ों थी हमारे सामने, बहुत चैलेंजें भी हैं, बहुत परेशानी भी आ रही हैं, लेकिन मसला यही है कि डिफेंडर उसी को कहा जाता है जो लड़ता है। और हम यही है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारा नारा है। और आगे भी इंशाल्लाह, जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि रोड के लिए हम ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो हमें लग रहा है कि स्लो चल रही है। उसके लिए हम कहना चाह रहे हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी, वो उसको उसमें जल्दी करे, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन रोड के लिए भी खड़ा करना चाह रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की बात तो वो लड़ाई हमारी चली रही है और वो डिफेंडर इसी के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने अधिकारी को लिए यही मीटिंग चल रही है हमारी। और ये जो मीटिंगों में हम बात अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं और कि हम बैठे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे तो जीतेंगे। इसको देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें इनमें आई, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो हमारे सामने नहीं थी और हमारे जहनों में नहीं थी। बहुत सारी बातों का हमें इल्म हुआ। आगे चलकर अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना सामने आएगी तो इंशाअल्लाह हम भी कानून के दायरे में उनसे निपटने की कोशिश करेंगे। मैं हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर हूँ। तो मेरी तो यही है थोड़ी सी आप लोगों से, तो सब पढ़े लिखे बच्चे और हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे होगा। हम दोबारा टाइम में मैट्रिक हो जाए समझ मतलब माँ बाप थोड़ी मैट्रिक पढ़े को लोग भी मिलते थे। नहीं सर, आगे बढ़ा एक्सपीरियंस बहुत कुछ है, उम्र बहुत कुछ मायने रखती है। तो सीधी बात है सर, संविधान के बारे में बात हुई, सारे कल्चर के बारे में, संस्कृति की होगी। बात ये जो उसने कुछ खोया है ना, मेहनत करिए तो उसने कुछ पाया, तुम हो नहीं बच्चे। तो अगर तुम मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो कुछ पालोगे। तो मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करूँ तो मैं 1980 में भर्ती हुए। सरदार का होम मिनिस्टर वो करता, डिप्टी होम मिनिस्टर। तो हम भर्ती के लिए गुड़गांव चले गए। मन में ना भर्ती होने की थी ना, पैसे से तेज है तो लाइन में लग गए।
अच्छी सी है थी, सब कुछ हो गया, नाप थोड़ी होगी कुछ ना, तो हाँ नाप तोड़ था वो, उसमें वो हिस्सा आ लिया। और यहाँ से वो मेरा चाचा सोहराब, तुम जानते हो, वो यहाँ से गया, बोला क्या रही छोरा, मैं कुछ नहीं नारी मतलब धक्का लोग तो वहाँ से थक बोले अब चलो कर मिला ही जाओ, तो ये लग रहा था लेक्चर, इसके बाद चले गए ये प्रेसिडेंट था ये, तो फिर बोले वहाँ चलते हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर वहाँ रह रहे हैं, हम बस में 3 आपको यकीन मानना, तुम हो सका हो तुम बात नहीं पता ना, तो वो बैंक बैठ गया सोफे के ऊपर आदमी बाद में बैठो, सिगरेट अभी बताओ और कौन से बच्चे अपना आपको बता करें, तो उसने कहा सौरभ तुम कैसे आए हो, तो क्या हम तेरे छोरा ले फिर क्योंकि लाइन में ना लगा। आप यकीन मानोगे मुझे वो बात जिंदगी भर नहीं भूल जाएगी, जो गधा सबको इसको लड़का को कैसा लगता है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता मैं उसको लिए, ये सोचो बात क्या है, जो अपने लिए जब उस टाइम तो ना नहीं पाता तो अपने लिए तो हम तुम भी कुछ ना करोगे तो कुछ ना पाओगे। आजकल हालात बड़े खराब हैं, अगर हम पे एजुकेशन ना, हम पे शिक्षा ना, हम पे तजर्बा नहीं है तो कुछ भी ना, और नहीं यंग बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। हमारे जैसे चलो 2 साल 4 साल बाद बाकी हौसले बढ़ा सके हम दोबारा काम और काम के लिए आदमी को डर करना चाहिए, थाना हो ऐसी हो थोड़ा सामने खड़े हो जाए तो गलत थोड़ी कह रहा है, और काम ही तो ना करे वो तेरी बात समझे तो तेरे सामने थोड़ा हो आगे कुछ कह रहा हो, कुछ बात है तेरे सामने बात, इतनी हिम्मत का ही ना जो अक्सर छुआ नहीं सकता इसे तुम बस आँख मांग में लगता हूँ कैसे ना हो समझे तो कुछ ना तो तुम्हारे लिए कितनी तुमको बात ये मेवात को सिखाने बात है, आप तुम इसमें खड़े हो गए यार, मैं इन बातों को ला रहा है, ये कारोबार इसने बढ़ा रखा है, तो हर पढ़े लिखे ना क्या हम लोग पढ़े लिखा आदमी यार ये तो ये क्यों ये मतलब इसका एक तो एक किस्म से इसको आप समझो बेचारा यहाँ से बिहार पे लगा कर बिहारी कहते हैं, तो उस पर इसको क्यों इंटरेस्ट है, अरे त्यार विवाद के लिए इंटरेस्ट है, त्यार बच्चों के लिए इंटरेस्ट, त्यार भलाई के लिए इंटरेस्ट कर रहा है, हमारी फिक्र है, फिक्र है रोड के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ हो गई ना का इसे कोई काय को देगो यार, तुम कोई ना कोई ना को पिलावे, उनमें से 2 काम और कर ले।